नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विष्णु चौधरी। दोस्तों, हाल ही में मुद्दा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एआईबीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड। वकील साहब ने याचिका फाइल की हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो एआईबी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है वो बिल्कुल भी वकीलों के हित में नहीं है, सिर्फ पैसे की लूट हो रही है। इसके लिए हमने पहले भी चर्चा की थी और आज भी हम बहुत ही सीनियर और बहुत ही सुलझे हुए एडवोकेट्स के साथ बैठे हुए हैं, अपने साथियों के साथ बैठे हुए हैं इस पॉइंट पर चर्चा करने के लिए। क्या एआईबी द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, क्या वो उससे एडवोकेट की क्वालिटी इंप्रूव होगी या सिर्फ ये पैसा हड़पने का एक तंत्र है बीसीआई का। इसके लिए बहुत लोगों के सुझाव भी आए हमारे पास, उन सुझावों पर भी बात करेंगे। और सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे हमारे साथी से। मनोज एडवोकेट क्रिएटिव लॉ फ्रंट के फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो एडवोकेट्स के वेलफेयर में काम करते हैं और वकीलों से जुड़ी हुई आवाज़ हर जगह उठाते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं मनोज जी से। मनोज जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। विशेंद्र भाई, धन्यवाद। आपने इस विषय पर आज ये विचार गोष्ठी रखी है और मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और विशेषकर हमारी अधिवक्ताओं की युवा पीढ़ी से संबंधित विषय है और आज का विषय बहुत ही बढ़िया है। मैं चाहूँगा कि इस विषय पर अपने विचार देने से पहले हमारे साथ युवा पीढ़ी आज हमारे साथ हैं, युवा अधिवक्ता, थोड़ा सा उनके विचार जाने के। असल में उन्हीं से जुड़ा है ये मुद्दा, तो कितने वो परिचित हैं इससे, पहले मैं ये जान लूँ, उसके बाद मैं अपने विचार आपको अवश्य बताऊँ। जितने भी साथी हमारे यहाँ बैठे हैं सभी एआईबी का जो एग्ज़ाम है सभी का क्वालिफाइड है, ठीक है। मैं कहूँगा प्रदीप आप भी इधर बैठे, श्याम आप भी आ जाओ और राजवीर आप भी इधर आ जाओ। वो चेयर ले लो। सबसे पहले तो मैं जो हमारे साथी हैं, युवा साथी हैं, इनके थोड़ा विचार जान लूँ एआईबी एग्ज़ाम के बारे में। तो इसके बारे में क्या इनकी ओपिनियन है। राजवीर, आप शुरुआत करेंगे प्रदीप से। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप बैसला। सर, मेरा विचार यही है, एआईबी का जो एग्ज़ाम हो रहा है, एक तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। जो फ़ीस है ना वो काफ़ी हाई फाई है। न्यूली एडवोकेट के लिए इतनी ज़्यादा फ़ीस देना बिल्कुल जायज़ नहीं है। और ये एग्ज़ाम भी जो है वो अननेसेसरी लगाया हुआ है बार काउंसिल ने, यानी फ़ीस ज़्यादा है। आपका ओपिनियन फ़ीस ज़्यादा है? जी। मेरा मानना कुछ ऐसा है कि सब लोग जो बच्चे न्यू कमर्स आते हैं वो इतनी मोटी मोटी फ़ीस पे करते हैं। क्या हम बड़े बड़े जो हमारे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं यूपीएससी जैसे, क्या हम उनमें भी इतनी फ़ीस देते हैं? ये आज तक हमने सोचा ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो आज एआईबी के एग्ज़ाम के लिए जो बैठे हैं, ये जो एग्ज़ाम्स देते हैं इसके लिए, तो उसमें जो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो इस फ़ीस को पे करने में असफल भी हो पाते हैं, लेकिन वो कैसे ना कैसे करके फ़ीस पे करते हैं। और दूसरी बात ये कि क्या इससे पहले लोग वकील नहीं हुआ करते थे? हमारे इतने सीनियर एडवोकेट्स रहे हैं, राम जेठमलानी जी और जेटली साहब, और तो क्या फ़ीस का बहुत बड़ा मुद्दा है। और राजवीर आप? जी, मैं तो बस यही कहूँगा कि कॉलेज में हमें फ़ीस के नाम पे लूटा जा रहा था और अब यहाँ बार में भी फीस के नाम पर। बिल्कुल इससे क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही है। जी। सभी साथियों का कहना है कि फ़ीस ज़्यादा है, क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही है। तो मनोज जी के पास हम दोबारा आए हैं और मनोज जी बहुत ही सुलझे हुए हमारे साथी हैं। इनसे शुरुआत करेंगे अब दोबारा से कि क्या एआईबी का जो एग्ज़ाम है उससे एडवोकेट की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है या सिर्फ पैसे हड़पने का बीसीआई का एक तंत्र है। मनोज जी। देखिए, जहाँ तक मैंने भी एआईबीई के बारे में जाना है तो ये समझ में आता है मेरा कि इसका जो ऑब्जेक्ट बताया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा, वो ये बताया जाता है कि भाई इसके माध्यम से वो अधिवक्ताओं में क्वालिटी को, निपुणता को निखारने का कुछ प्रयास कर रहे हैं शायद। बड़ा आश्चर्यजनक सा है कि एक 3 साल या 5 साल शिक्षा कॉलेज में प्राप्त करने के बाद एक लॉ का स्टूडेंट जब पास होकर आ जाता है और वो अधिवक्ता
बनना चाहता है, वकालत करना चाहता है कोर्ट में, तब उससे एक नया एग्ज़ाम लेकर, एक नई परीक्षा लेकर की बाध्यता बनाकर कि ये परीक्षा उसे देनी ही देनी है, तभी उसको लाइसेंस मिल पाएगा वकालत करने का। इससे कैसे क्वालिटी निखर रही है मेरी समझ में आज तक नहीं आया ये। और एक बात देखना चाहूँगा, क्या कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे चल रहा है। सिर्फ ये है कि आप लॉ पास करके आइए और आप फिर AIBE के लिए एनरोल होइए, आप एग्ज़ाम के लिए एनरोलमेंट कराइए अपना। एक सर्टेन फ़ीस बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो हर साल बढ़ाती चली आ रही है, उसको निर्धारित कर दिया जाता है। आप वो पे कर देते हैं, आपका रोल नंबर आता है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट कर दिया जाता है, आप वहाँ जाते हैं और परीक्षा देते हैं। परीक्षा देते हैं पे थोड़ा पॉज करूँगा। कैसी परीक्षा है ये? ओपन बुक एग्जामिनेशन है। स्टूडेंट, परीक्षार्थी वहाँ पर लेकर जा सकता है किताबें, और किताबों में से उत्तर ढूंढकर वो प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट एक वकील के नाते उस परीक्षार्थी में आ सकता है, मात्र इतने भर से कि वो प्रश्न पत्र का उत्तर हल करे किताबों के माध्यम से। अब अभी उसने वकालत करी है और अभी वो परीक्षा देने चला गया। इस बीच उसको क्या कोई इस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई जिसमें उसमें निखार आ सके? जहाँ तक और समझ में आता है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ को असेस करने के लिए भी ये एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया है, बेसिक असेसमेंट ऑफ लॉ। न जाने क्यों जब 5 साल या 3 साल का वकालत या लॉ का कोर्स करके, लॉ की पढ़ाई करके स्टूडेंट पास आउट हो रहा होता है, तो उसी दौरान क्यों नहीं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लॉन्च किया जाता? स्टडी के दौरान ही क्यों नहीं उस बच्चे में बेसिक असेसमेंट ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट लागू करके ये जाना जाता कि ये वकालत कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया की निगाह में उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ है भी या नहीं। एक मात्र एग्ज़ाम लेना, 3-3.5 हज़ार रुपये फ़ीस ले लेना और इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ को असेस कर लेना मेरे नज़रिए से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ना किसी भी तरह की क्वालिटी में निखार एक कानून के विद्यार्थी में इससे आ रहा होगा, जिससे ये पता लगाया जा सके कि वो वकालत करने में सक्षम है या नहीं है। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो एक तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इस एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट और इसमें चार्ज की जा रही फ़ीस, सबसे विशेषकर बात, तमाम पैसा इधर उधर से वो अपने साधनों से एकत्रित करके वो कैसे कैसे पैसा खर्च करके वो शिक्षा प्राप्त करके आए हैं, और अभी उनके ऊपर एक नया ये एग्ज़ाम भी लाद दिया जाता है। फीस एक बहुत ज़्यादा है, फ़ीस ज़्यादा है के साथ साथ उस फीस का कोई पर्पज़, जैसा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बताया, वो सॉल्व नहीं हो रहा। हाँ, मेरी निगाह में बिल्कुल भी ये पर्पसिव नहीं है। दोबारा आएंगे आपके पास जी। पहले कुछ सवाल हमारे महेंद्र जी हमारे साथी हैं और वकीलों के वेलफेयर में हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते हैं और बहुत एक्टिव हैं, इनके विचार में हम जानना चाहेंगे। महेंद्र जी, AIB से एडवोकेट की क्वालिटी इंप्रूव होगी या सिर्फ पैसे हड़पने के लिए BCI का तंत्र है? देखो, AIB से एक एडवोकेट की क्वालिटी कभी इंप्रूव नहीं होगी। क्वालिटी बच्चे को जहाँ शिक्षा दी जाती है किसी भी संस्थान द्वारा, तो क्वालिटी वहाँ से शुरू होती है। अगर वहीं पर एक क्वालिटी एजुकेशन उन्हें दी जाए, सब चीज़ें दी जाएं, तो AIB एक ऐसी संस्था है जो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करती है। आज तक इन्होंने, इस संस्था ने कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं की कि ओवरऑल जनरेशन है, कितने एडवोकेट की ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है इस लीगल प्रोफेशन की, कोई अपडेशन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। तो जहाँ तक विश्वेंद्र जी बात है क्वालिटी की, तो AIB के एक एग्ज़ाम से क्वालिटी कभी इंप्रूव नहीं होगी। दैट इज़ एन ओपन बुक टेस्ट, और वो तो सिर्फ आपने इंटर्नशिप क्या की, उसके बाद में आपको क्या सीखा क्या नहीं सीखा, तो आई थिंक इट्स नथिंग। आपके हिसाब से BCI को कौन से स्टेप उठाने चाहिए इससे एडवोकेट की क्वालिटी इंप्रूव हो सके? देखो, सबसे एक ओपिनियन सर, अभी एक ओपिनियन सिर्फ। जो शिक्षण संस्थान हैं, इनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सबसे पहले उनमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, उन पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, प्रॉपर सर्विलेंस ज़रूरत है उनको। कॉलेज है उन पर नजर रखने की ज़रूरत जी है। जी जी, कुछ ही इंस्टीट्यूशंस को छोड़ करके बाकी मैं चाहूँगा कि मतलब वो बेकार ही है मेरी नज़रों में। सिर्फ कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से एडवोकेट अगर पास आउट होते हैं तो वो अपना नाम ही कर जाते हैं।
एक सवाल हमारे व्यूअर काफ़ी पूछ रहे हैं कि जो LLB का जो फाइनल ईयर है हमारा, उसमें अगर AIB का जो एग्ज़ाम है, अगर हमारे 5 सब्जेक्ट हैं 6 सब्जेक्ट हैं फाइनल ईयर में, तो उसमें एक एग्ज़ाम और ऐड कर दिया जाए ABI का, जिससे उसकी कॉस्टिंग भी कम आएगी। चाहे तो बार काउंसिल 100 रुपये 200 रुपये उस एग्ज़ाम के ले, साथ में जो स्टाफ है वो कॉलेज का ऐड हो जाएगा, जिसमें कि ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आएगी। और जो BCI का जो पर्पज़ है एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, जो उनकी सोच है कि क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, तो क्या इस तरीके से भी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा सकता है? देखिए, मैंने अभी अपनी बातों में इस बात को शामिल किया था कि स्टडी के दौरान, कोर्स के दौरान ही इस चीज़ को इंक्लूड किया जाना चाहिए और स्टूडेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ को असेस कर लिया जाना चाहिए। अभी आपने हाल ही में सवाल एक पूछा कि क्या BCI को इसके अलावा या इसके बिना, इस कॉन्सेप्ट के अलग क्या करना चाहिए। तो मैं बताता हूँ कि एक कहावत है कि सफ़ेदी पकती है तो दलीलों में जवानी आती है। क्वालिटी निखरेगी बच्चे की प्रैक्टिस में आकर, जब उसे एक अच्छा सीनियर साथ होगा, या हमारी ज़िला बार एसोसिएशंस, हमारी स्टेट बार काउंसिल्स और हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कुछ इस प्रकार के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ कराए जाए, उनको ट्रेनिंग कराई जाए, उनको अच्छे एक्सपीरियंस्ड लॉयर्स के साथ उनको कनेक्ट किया जाए, रूबरू करवाए जाए, सेमिनार्स करवाए जाए, तो शायद क्वालिटी निखरेगी। एक मात्र ये एग्ज़ाम करने देने से क्वालिटी बिल्कुल नहीं निखर रही है। एक मिनट, विश्वनाथ का सवाल का जवाब, जो सवाल आपने मनोज जी से पूछा उसका जवाब मैं भी यही देना चाहूँगा। AIB का एग्ज़ाम होना एक कोई परेशानी नहीं है, वो सही है, जायज़ है, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, जो क्वालिटी है ना, वो ठीक नहीं है। AIB के एग्ज़ाम को आप मेन कोर्स के साथ जोड़ नहीं सकते, बिकॉज वो इंटर्नशिप के बाद होता है। आपने कोर्ट में, बिकॉज थ्योरेटिकली जो हमने कॉलेज में पढ़ा होता है, कोर्ट में आकर के वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो वो तो चलो होना ठीक है, बट उसकी जो क्वालिटी है उस पर सवाल है कि क्या उसकी कोई सिग्निफिकेंस है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है या नहीं है। हाँ, हरीश कुमार शर्मा जी सीनियर एडवोकेट हैं, उनके भी हम विचार जानना चाहेंगे इस मामले में। शर्मा जी। नमस्कार दोस्तों, मैंने अपने व्यू पहले भी दिए थे, मेरे व्यू आज भी वही हैं। उसमें एक व्यू और ऐड करना चाहूँगा। जहाँ तक मेरे भाइयों ने कहा, मनोज भाई ने कहा और महेंद्र भाई ने कहा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऐसा इंस्ट्रक्शंस पास करने चाहिए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस को और स्टेट बार काउंसिल्स को, कि मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एक ऐसा प्रोग्राम, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसको सीनियर वकील उन बच्चों को जो नए न्यू कमर्स हैं, जो इस टेस्ट के लिए जाते हैं, उससे जाने से पहले उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, प्रोसीजर बताया जाए, उनको समझाया जाए। तो मुझे लग रहा है इस तरह से इन यंगस्टर्स की जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ना कि इस टेस्ट से। टेस्ट का केवल एक ही मोटिव है, बस पैसा 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 लेना। और जो गरीब घरों से बच्चे आते हैं, उनके बड़ा सपने होते हैं, वकील बनेंगे हम वकालत करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद उनको फिर बार बार फीस 2 बार 3 बार 4 बार, तो वो फ़ीस लेने का या तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये करे, एक बार फ़ीस जमा हो गई भाई, उससे इतने चांसेस आपको मिलेंगे और उसमें आपको क्लियर करना होगा। तो मेरे व्यूज़ यही हैं कि पैसा सेमिनार लगाने चाहिए, सेमिनार, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, या हाफ 15 दिन के एक उस पर टाइम पे होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस में, यानी प्रोग्राम होना चाहिए। अंकुर जी। मैं अपने सीनियर्स तीनों साथियों से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ इस बात से कि अगर जब बच्चों को पहले से ही कॉलेज से ही ट्रेन किया जाता है कि हमें भाई आगे जाके AIB का एग्ज़ाम देना है, तो क्यों ना इन सारी चीज़ों को हम कोर्ट में एक प्रैक्टिस के दौरान किया जाए। जब हमें प्रैक्टिस दी जाती है तो हमारे सेमिनार्स हों, मूट कोर्ट्स फिर दोबारा से हो सकते हैं, जब वो इतनी मोटी मोटी फ़ीस हमसे पहले बाद में ले रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो उस दौरान भी किया जा सकता है ये। तो मेरा तो बस इतने ही विचार हैं। एक चीज़ और निकल के आती है हमारे सामने कि जब कोई भी फ्रेशर स्टूडेंट आता है, पास आउट होके इनरोलमेंट कराता है स्टेट बार काउंसिल के अंदर, उस स्टेट बार काउंसिल में जब इनरोलमेंट कराता है तो 20 से 25 हज़ार रुपये हर स्टेट का अलग अलग फ़ीस है, वो उसको भरनी पड़ती है। लेकिन उसकी एवज़ में एडवोकेट को कोई भी सुविधा नहीं है।
ना तो डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से है, ना स्टेट बार की काउंसिल की तरफ से है, ना बीसीआई की तरफ से है। इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, स्टेट बार काउंसिल्स और एक हैं। सवाल और, इसमें फंड भी जो इतना इकट्ठा होता है वो किसी जीते जी तो किसी वकील के फेवर में आता नहीं है, यानी मरने के बाद तो 2-4 लाख रुपए किसी वकील को मिल जाए, लेकिन जीते जी कोई सुविधा इन फंडों की एडवोकेट्स के लिए नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है इस विषय का कि जब एक अधिवक्ता के रूप में एनरोल होने हम राज्य बार काउंसिल्स में जाते हैं या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोलमेंट कराते हैं तो एक सर्टेन फ़ीस ली जाती है, और उस फीस का कहाँ यूटिलाइजेशन होता है मेरे ख्याल से हम में से 80 से 85% अधिवक्ताओं को हमें नहीं पता होता, और हमें ये भी नहीं पता कि उस फंड में से अब तक कितने और कब कब अधिवक्ताओं को लाभान्वित किया गया, या विशेषकर जब उनको आवश्यकता थी तब उनको वो लाभ या सहायता मिल पाई या नहीं मिल पाई। और मैं एक विषय इसमें और जोड़ूंगा कि बड़ा ही सरप्राइजिंग सा था, ये मुझे आप ही से पता चला चर्चा के दौरान, कि AIBE एग्ज़ाम्स के दौरान जो फ़ीस चार्ज की गई है उसका एक अगर एवरेज में हम अनुमान लगाएं तो अब तक करोड़ों में 174 करोड़ 30 लाख 174 करोड़ 30 लाख, और ये शायद RTI के जवाब के आधार पर आप मुझे बता रहे हैं। तो ये अब तक बार काउंसिल को अधिवक्ताओं ने दे दिया है। और बड़ा सरप्राइजिंग सा फैक्टर ये है एक कि क्वालिटी निखारने की जहाँ बात हो रही है, मैं इसको बिल्कुल नकारूंगा इस तथ्य के आधार पर कि उन्होंने उसी RTI के जवाब में ये कहा है कि दे हैव नो डेटा और डिटेल्स एज टू वेयर एंड हाउ दे यूटिलाइज सेड फंड्स। 174 करोड़ का फंड आपने AIBE एग्ज़ाम के नाम पर आज तक वसूला है, और आपके पास ये डेटा नहीं है, ये डिटेल्स नहीं है कि आपने उस फंड को आज तक कहाँ यूटिलाइज़ किया है। बहुत ही सरप्राइजिंग है, बड़ा शॉकिंग है और संदेह उत्पन्न करता है आपके इस पर्पज़ पर। तो माननीय हमारे AIBE के संचालक, कन्वीनर्स और हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं, इस बात का आप कृपया संज्ञान लें और कम से कम ये डेटा डिटेल उपलब्ध कराने में पारदर्शिता बरतें। तो इस तथ्य के आधार पर तो मैं AIBE को बिल्कुल ही नकारता हूँ, कोई पर्पज़ इसका सॉल्व नहीं हो रहा अल्टीमेटली, जब आपको यही नहीं पता कि आपने आज तक चार्ज की हुई फ़ीस का कहाँ यूटिलाइज़ किया। हाँ, मैं दोबारा से महेंद्र जी के पास आऊँगा। महेंद्र जी, एक और सवाल है आपसे हमारा। एक क्वालिटी इम्प्रूव तो ठीक है, लेकिन जो फर्जी वकीलों की तादाद जो बढ़ती जा रही है उसके लिए क्या विचार हैं आप लोगों के? इस पर थोड़ा सा संज्ञान डालें। देखो, जहाँ तक फर्जी वकीलों की बात है तो फर्जी वकील हम किसको कहेंगे? मेरी नज़र में वो वकील भी फर्जी है जिसने डिग्री तो ले ली है लेकिन उससे ज़रा सा भी ज्ञान नहीं है। कई बार जब आप यहाँ तो फिर भी दिल्ली NCR में थोड़ी सी क्वालिटी आप कह सकते हैं वकीलों की, फर्जी वकील का जो मुद्दा आपने उठाया उसके मामले, आप UP जाइए, आप इधर के केसेस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कभी जाइए तो उनको ठीक से पढ़ना नहीं आता। तो वो शुरुआत वहीं से होती है कि जहाँ हर सेमेस्टर में पास होते चले जाते हैं, तो क्वालिटी पे ही डिपेंड करता है सारा का सारा। एक फर्जी वकील तो वो हो गया कि भाई वो वकील होने के नाते उसके पास डिग्री भी है बट स्टिल ही इज़ अनेबल टू रीड एंड राइट, स्टिल ही इज़ अनेबल टू आर्ग्यू इन द कोर्ट। उसे पता ही नहीं है कि एडवोकेसी क्या है, ना उसको कपड़े पहनने की सेंस है, नीचे जीन्स पहनी हुई है, ऊपर टाई लगा रखी है, नीचे स्पोर्ट्स शूज़ पहन रखे हैं, तो एक हाँ वो नहीं है। एक तो फर्जी वकील वो भी हो सकते हैं, आप कह सकते हो। दूसरा जो फर्जी वकील जो ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो तो देखो सरकार को या बार काउंसिल्स हैं बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं उनको संज्ञान लेना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर। एक मैं छोटे से अपने विचार जो है यूटिलाइजेशन के ऊपर भी रखना चाहूँगा कि फ़ीस चलो एक मुद्दा नहीं है, सुविधाएं अगर हम लेंगे तो उसके बारे में हमें सुविधा शुल्क भी देना होगा, वो समस्या नहीं है। सबसे बड़ा जो चैलेंज इस प्रोफेशन में है, जब नए बच्चे इस कोर्ट में आते हैं तो सबसे बड़ी समस्या उनके लिए यही है कि एक तो उनको पता नहीं होता कैसे प्रोसीजर क्या है क्या नहीं है। दूसरा, जब तक ऐसे एक कहावत है वो सच भी साबित हुई है, हमने एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आप इस फील्ड में कामयाब नहीं है, क्योंकि शुरुआत के 2-3 साल 3 साल 4 साल आपको ना क्लाइंटेल है आपकी, ना आपके पास फ़ीस है, तो उस वक्त आदमी फिर कहीं और जाने लग जाता है, क्योंकि आजकल खर्चे इतने हैं, महंगाई इतनी है और इतने समय के बाद सबको चाहिए कि कुछ ना कुछ हमें रिवर्स में कुछ मिले। तो
इन फंड्स के लिए जो अगर बार काउंसिल के पास फंड्स हैं तो ये कर सकता है कि शुरुआत में जब कोई नए बच्चे एनरोल होकर आ सकते हो, मासिक तौर पर उनको कुछ सहायता प्रदान की जा सकती है। इन फंड का यूटिलाइजेशन वहाँ भी हो सकता है कि उनको मुफ्त में डायरियाँ या किताबें वितरित की जा सकती हैं, दी जा सकती हैं। और कोई डेटा नहीं है कि कितने एडवोकेट आप एनरोल कर रहे हो, कितने भी चले जाओ, उनका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पैसों से मतलब होता है। ये कभी नहीं देखते कि किसके पास चैम्बर है, वकील कहाँ बैठेंगे, कहाँ सीटें हैं, कहाँ हैं, तो आकर के देखते कि हाँ ऐसे घूमते रहते हैं बेचारे। आप साकेत कोर्ट में चले जाओ, गेट के बाहर आपको खड़े हुए मिल जाएंगे। तो ये क्वालिटी ऑफ मतलब एडवोकेट्स की बात है। तो बार बार मुद्दा सिर्फ वही है, इस प्रोफेशन में बहुत सुधार करने की ज़रूरत है, बहुत रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है, पूरी की पूरी इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम, सब कुछ इस प्रोफेशन पे टिका हुआ है। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, ये प्रोफेशन सब में एक बैकबोन है, सबकी ज़रूरत है। तो इसमें रिफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छे विचार दिए महेंद्र जी ने। एक छोटा सा विचार मेरे भी हैं कि जो क्वालिटी इम्प्रूव है उसको सबसे बड़ा जो नुकसान है वो फर्जी वकील पहुंचा रहे हैं। वो फर्जी वकील कैसे पहुंचा रहे हैं कि यहाँ पे जो बच्चे ने एडमिशन ले लिया है वो भी आपको प्रॉपर ड्रेस में कोर्ट में अपीयर होते नज़र आएंगे। फिर अगर गलती से जज साहब ने पूछ लिया कि आपका वकालतनामा है तो कह देंगे सीनियर का लगा हुआ है। अब जितने भी, जब तक उसके पास आई कार्ड नहीं आ जाता कोर्ट के अंदर, कोर्ट परमिसेस के अंदर, स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक फरमान जारी करना चाहिए कि विदाउट एडवोकेट के अलावा कोई भी ड्रेस में कोर्ट में नहीं नजर आएगा, बेशक वो कोर्ट का स्टाफ ही क्यों ना हो। सबके लिए यूनिफॉर्म ड्रेस होनी चाहिए। यहाँ पर जो टाइपिस्ट हैं या तहसील में लोग काम करते हैं वो भी प्रॉपर एडवोकेट की ड्रेस में आते हैं। वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है एडवोकेट्स के लिए। वो एज ए एडवोकेट अपीयर हो जाते हैं कोर्ट के अंदर। उन पर रोकथाम लगनी चाहिए। उन पर रोकथाम लगाने के लिए BCI को और स्टेट बार काउंसिल को रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। अगर कोई भी कोर्ट परिसर के अंदर ब्लैक एंड वाइट में नजर नहीं आएगा सिवाय एडवोकेट का आता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस पे क्या राय है? देखिए, मैं नकली वकील या फर्जी वकील जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये दो तरफा नुकसान करते हैं। ये अपने चंगुल में फंसने वाले मुवक्किलों का नुकसान तो करते ही करते हैं, इसके साथ साथ ये अधिवक्ताओं की गरिमा का तो मर्दन करते हैं, उसे पैरों तले कुचलते हैं। अब मैं ड्रेसिंग सेंस को अगर मैं थोड़ा सा साइड में कर दूं तो इसके अलावा जैसे अभी कुछ एक मामले हमारे सामने आए कि कई सालों से फर्जी व्यक्ति वकालत कर रहे थे, तो ज्ञान उन्हें शायद कई अन्य अधिवक्ताओं से ज़्यादा हो सकता है और कई जो सर्टिफाइड एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, एनरोल्ड हैं, उनको शायद उतना ना हो, ये एक अलग विषय है, परंतु नुकसान अल्टीमेटली है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल्स के लेवल पे शायद ये चीज़ समस्या का समाधान कोई नहीं हो सकता। एडवोकेट्स एक्ट में पहले से ड्रेस यूनिफॉर्म का नियम है पहले से, और जहाँ पर मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा कि अधिवक्ताओं को ब्लैक एंड वाइट शर्ट एंड पैंट के अलावा जो चीज़ डिस्टिंग्विश करती है, जो चीज़ अलग करती है अन्य से, वो उनका बैंड होता है। तो बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो एनरोल्ड एडवोकेट नहीं है, बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल द्वारा अनुमोदित नहीं है, लाइसेंस प्राप्त नहीं है, उसको कम से कम बैंड और ये ब्लैक एंड वाइट की यूनिफॉर्म में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कोर्ट्स में अपीयर होने की बात है जहाँ तक, तो ये शायद बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल के नुमाइंदे या उनके द्वारा पास किसी रिजोल्यूशन से पहचान नहीं हो सकती है। इसके लिए मुझे लगता है कि हर जिला बार संघ में, जिला बार एसोसिएशंस को ही इसके बारे में एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और सभी लॉयर्स को मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जहाँ पर भी उन्हें लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में जिसकी पहचान नहीं है एक अधिवक्ता के रूप में और उस पर संदेह उत्पन्न होता है, तो उसके बारे में वेरीफाई अपने स्तर पर वो ज़रूर करें। और नकली व्यक्ति अगर वकालत करता पाया जाता है तो उसे ऐसे बख्शे ना, उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करें, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं और उस मुकदमे की बाकायदा लगातार पैरवी करें और उसको सज़ा दिलवाएं, ताकि ये दूसरे लोगों के लिए एक सबक बन सके कि फर्जी व्यक्ति वकालत कम से कम करने ना आए। फिर इसमें मैं भी एक ये सुझाव देना चाहूँगा कि इसमें जो स्टेट्स की बार काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल्स हैं वो बहुत बड़ा अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रैक्टिस आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मिलेंगे। हाई कोर्ट में तो इट्स अ वेरी
बिग इशू, मतलब वो इम्पॉसिबल सी बात है। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल को एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है, और एफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल तभी होगी जब उसमें एफिशिएंट लोग होंगे। तो जो मेरे मन में एक ये विचार है कि जो ये पदाधिकारी होते हैं बार काउंसिल के, चाहे वो प्रेसिडेंट है चाहे वो सेक्रेटरी है, वो सीनियरिटी के लेवल पे बने, एंड दैट सीनियरिटी शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रैक्टिस इन द कोर्ट, नंबर ऑफ वकालतनामाज, नंबर ऑफ केसेस डिसाइडेड ऑन देयर बिहाफ एंड ऑल, उस हिसाब से। तो एक एडवोकेट वो जो जिसको नॉलेज होगी अच्छी तरीके से, वो क्योंकि वो 10 बार छोटे कोर्ट में गया होगा, 10 बार बड़े कोर्ट में गया होगा, उसको पता होता है। प्रॉब्लम क्या है डिस्ट्रिक्ट बार्स की कि ऐसे लोग भी मतलब इलेक्शन लड़ लेते हैं जिनको बिजनेस कुछ और है, उनका वकालतनामा ना हो, चाहे कोर्ट में उन्होंने एक भी केस ना लड़ा हो, उन्हें पता ही नहीं है कि वेदर आई एम एन एडवोकेट और नॉट, वेदर यू आर एन एडवोकेट और नॉट, वेदर ही इज़ एन एडवोकेट और नॉट। तो एक नॉन फेज जो हो, जो प्रॉपर प्रैक्टिस में हो, जो रिप्यूटेड हो, तो ऐसे लोगों को एक ये क्राइटेरिया होना चाहिए, तभी वो मतलब, क्योंकि लोगों के ऊपर वही रूल कर सकता है, मतलब उनको रिप्रेजेंट कर सकता है जो उन्हें अच्छे तरीके से जानता हो, उस प्रोसेस से निकला हुआ हो, प्लस नोन हो सबका, उन्हें पता हो कि भी विश्वेंद्र 10 साल से है, ये 20 साल से हैं, सब नोन है, इनका पता है सब कुछ, वेल नोन आदमी जो हो, जिनको सबके बारे में पता हो। तो उसमें भी एक ये फर्जी एडवोकेट वाला तो अच्छे तरीके से निकल के आ सकता है, और एक एफिशिएंट आदमी होता है, वो एफिशिएंट डिसीजन ले सकता है। उन्हें पता है कि किस तरीके से टेक्निकल रिफॉर्म्स मुझे करने हैं, किस तरीके से पॉलिटिकल रिफॉर्म्स मुझे करने हैं, कितने अच्छे रिफॉर्म करने हैं, जिसे पता हो। अब पता ही नहीं होगा किसी को तो क्या रिफॉर्म्स करेगा फिर। ये भी एक मतलब सॉल्यूशन है, सुझाव है मेरा। बहुत अच्छा सुझाव महेंद्र जी। हरीश बाबू जी, आपसे एक विचार और लेते हैं फर्जी वकीलों को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो फर्जी वकील हैं ये घातक हैं, एक दीमक हैं एडवोकेट प्रोफेशन के लिए, और यही मुद्दा क्वालिटी पे भी आता है, क्योंकि फर्जी वकीलों को जो फर्स्ट स्टेज पर रोकना बहुत ज़रूरी है, और ये वकीलों की जो डिग्निटी है उसको बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। फ्रॉड तरीके के फ्रॉड कर लेते हैं, क्लाइंटों को बगला लेते हैं, उनसे पैसा हट लेते हैं, और जो रेपुटेशन ख़राब होती है वकीलों की होती है। एआईबी को एग्ज़ाम तो ठीक है, लेकिन एक जो फर्जी वकील है इस पे बड़ी ही गंभीरता से स्टेट बार काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और बीसीआई, इन तीनों को सोचने की ज़रूरत है कि फर्जी वकीलों को कोर्ट में आने से कैसे रोका जाए। वो या बेशक तहसील में काम करने वाले लोग हों, या कोर्ट में मुंशीगिरी करने वाले लोग हों, या पढ़ने वाले लड़के हों, क्योंकि पढ़ने वाले लड़के भी अपने आप को एडवोकेट प्रेजेंट करते हैं और वो एज ए मुंशी हैं। तो इस बारे में इसमें सबसे जो स्ट्रिक्ट है और सबसे पहला जो स्टेप है वो लेना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस को, डीवीएज के प्रधान को, सेक्रेटरी को, जितने भी पदाधिकारी उनको लेना पड़ेगा। जितने भी वहाँ पे मेंबर्स हैं, मेंबर्स के साथ कोई भी स्टाफ है, इंटर्न वाला है, मुंशी है, एक ड्रेस कोड फिक्स करना पड़ेगा। और ड्रेस कोड फिक्स होगा तो इससे हम जो फर्जी वकील हैं उस पर लगाम लगा सकते हैं। और एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन एक लाइसेंस इश्यू करे मुंशीज़ का, इंटर्नशिप का, और जो वहाँ पे परमानेंट मेंबर हैं उनके, और जो यहाँ पे सुरक्षा अधिकारी हैं जो भी कोर्स में लगे होते हैं, उन सुरक्षा अधिकारियों को जो कार्ड्स हैं उनके कलर से और एक आइडेंटिटी बनाई जाए कि भाई सो एंड सो कलर का आईडी कार्ड ये मुंशी का है, सो एंड सो कलर का इंटर्न वालों का, सो एंड सो कार्ड जो है वो एडवोकेट्स का है जो यहाँ पे मेंबर्स हैं। कि जो बीसीआई की गाइडलाइंस है कि 70-80% अटेंडेंस होनी चाहिए, उन बच्चों को तो कोर्स में आना ही नहीं चाहिए। देखिए, अटेंडेंस वाला इशू मैंने जैसे पहले शुरुआत में जोड़ा था कि ये सब कॉलेज लेवल के और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल की बात है, और इसके बारे में बीसीआई कॉलेज पे नहीं। देखिए, बार में आने से अगर वो एज ए इंटर्न आ रहा है तो उसको आप रोकने का तो प्रश्न नहीं उठता है। बार काउंसिल की गाइडलाइंस पूरी कैसे होंगी? बार काउंसिल की गाइडलाइंस मैंने बताया कि ये सब कॉलेज लेवल की और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की बातें हैं, तो बार काउंसिल को वहाँ स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। बार काउंसिल वहीं असेसमेंट करे इन सब चीज़ों का। बार के लेवल पे, यहाँ वकालत कोर्ट के लेवल पे उनको ऐसे रोकना, या किसको रोकेंगे किसको नहीं रोकेंगे, अगर इस सब में करते रहेंगे तो हम लोग शायद वकालत नहीं कर पाएंगे। ड्रेस पे तो यूनिफॉर्म के बारे में मैं बता देता हूँ कि पहले से सब कुछ निश्चित है। इंटर्स कैनॉट पुट द बैंड, पहले से निश्चित है। इंटर्न बैंड नहीं लगा सकते हैं, ये निश्चित है, परंतु ब्लैक एंड वाइट यूनिफॉर्म उनकी कॉलेज में भी है और वो ब्लैक एंड वाइट यूनिफॉर्म में ही कोर्ट में विजिट करेंगे। सो यस, यूनिफॉर्म शुड बी डिसाइडेड। लिमिटेशन, यस, ही कैनॉट, यस देयर इज अ लिमिटेशन।
क्योंकि उसको कॉलेज भी अटेंड करना है, बिल्कुल उसको बीसीआई की जो गाइडलाइंस है बिल्कुल। ये सब जैसा अभी हरीश भाई जी ने कहा कि ये सब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस के लेवल पर इस सबको नियमित किया जाना चाहिए। बीसीआई कर सकती है ना, सुपर अथॉरिटी है एडवोकेट्स की। डायरेक्शन बिल्कुल बीसीआई ने कहाँ कह रखा है कि एक इंटर्न इतने दिनों तक जाएगा। एज एन इंटर्न तो वो एक निश्चित समय तक ही जाएगा, वो तो निश्चित है सब कुछ। जो सब चीज़ पहले से निश्चित है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की तो ज़रूरत डीबीएस लेवल पर है ना, जो कोर्ट में वहाँ पर एक्टिव हैं और नुमाइंदगी कर रही हैं वकीलों की। तो अगर मैं हूँ, मेरे पास कोई इंटर्न आया है इंटर्नशिप के लिए, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसे एक सर्टेन पीरियड तक जो उसके लिए निश्चित है उसी तक उसको अपीयर अपने साथ कराऊँ कोर्ट में। तो ये हमारे आपके लेवल की और डीबीएस लेवल की बात है, और रोका जाए उनको। महेंद्र जी देख लो चेक। देखो, जहाँ इंटर्न्स जो है कोर्ट में आ जाते हैं, जो कोर्ट में आते हैं फिर वो इंटर्न्स नहीं होते। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि एक छुट्टियों में जब आपके एकेडमिक्स बंद हैं तो उस टाइम पर आप 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए किसी सीनियर के पास एज एन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जस्ट दैट टू प्रोसीजर कि वो सीनियर ने आपको एक एप्लीकेशन केस डिसाइडेड केस पढ़ने के लिए दे दिया, तो नॉलेज लेने के लिए होता है। वहीं पर बात आती है शिक्षण संस्थानों की, वहाँ पर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षण संस्थान ऐसे हैं, इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, हालांकि ओपनली कहना तो शायद थोड़ा सा गलत होगा, फिर भी क्योंकि जब डिबेट चल रही तो कहना ठीक है कुछ हद तक, कि वहाँ जाते ही नहीं है लोग, मतलब उनकी अटेंडेंस अपने आप लग जाती है, वहाँ जाती नहीं है। तो वहाँ पर भी जो है ये सब अंडर में आता है। इसको कॉलेजों पर नजर रखने की जरूरत है जी। दूसरा बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जिनकी वजह से पता लगा सकते हैं हम, वो कोर्ट में एक ऐसे लोग अपॉइंट कर दिए जाएं, नॉट इलेक्टेड, अपॉइंटेड लोग। क्योंकि इलेक्टेड अगर होंगे तो मैं आपको जानता हूँ, अगर आप आ रहे हो तो मैं कहूँगा चलो कोई बात नहीं, अपना भाई है। ऐसे लोग अपॉइंटेड हो जाने चाहिए जो नज़र रखें, लाइक जैसे सिविल में हो चाहे कैसे भी हो, जो ऐसे लोगों को पकड़ें, क्योंकि बहुत ज़रूरी मुद्दा है और एडवोकेट्स का जो प्रोफेशन है इन्होंने बहुत हद तक ख़राब कर रखा है। अभी साकेत के अंदर, जुडिशरी रूम के अंदर, जज रूम के अंदर गोलियां चली थी, जिसमें 2-3 लोग मारे भी गए थे। वो गैंगस्टर थे रोहिणी के अंदर। तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी, वो एडवोकेट की ड्रेस में थे और उनको किसी ने चेक नहीं किया था। तो इससे अगर उनकी प्रॉपर, अगर हम एडवोकेट भी हैं, अगर हम आई कार्ड दिखा के भी जा रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे क्राइम भी रुकता है कोर्ट्स के अंदर। जो गैंगस्टर हैं वो अंदर आ जाते हैं और कोई भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। शुक्र है कि उसमें किसी जुडिशियल ऑफिसर या किसी वकील साहब की जान नहीं गई थी। छोटे सा व्यू आपका लेंगे फिर भाई का लेंगे। मेरा व्यू बड़ा स्पष्ट है इस पर कि किसी प्रकार की ईगो को हमें इसमें आड़े नहीं आने देना चाहिए। सिक्योरिटी चेक्स आर सिक्योरिटी चेक्स एंड दैट शुड बी स्ट्रिक्ट एज मच एज फॉर अदर्स एज वेल एज फॉर एडवोकेट्स। तो अगर सिक्योरिटी चेक्स पे एडवोकेट्स को चेक किया जा रहा है, स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर एज वेल एज एडवोकेट्स टू, कि कम से कम उनका कोई दुश्मन घात लगा के उन्हीं के वेश में ना चला जाए। तो इसके लिए कोई ऐतराज़ नहीं करना चाहिए और सिक्योरिटी पर्सनल के साथ पूरा कोऑपरेट करना चाहिए। जैसा कि आम आदमी की चेकिंग हो रही है वैसे ही अगर एडवोकेट्स की होती है या उनके आई कार्ड्स के आधार पर हो तो उनकी एंट्री वैसे ही होनी चाहिए और सिक्योरिटी चेक्स उनके लिए पूरे एप्लीकेबल होने चाहिए। महेंद्र जी शॉर्ट में लेना चाहिए। देखो, जहाँ पर कॉपरेशन की बात है तो कॉपरेशन तो इम्पॉसिबल है। मतलब कई बार आप देखोगे जब भी कोई ऐसा हल्ला होता है तो चौकसी बढ़ जाती है, उसके बाद कुछ नहीं होता और लोग दिखाते भी नहीं है। बहुत सारे इवन सीनियर एडवोकेट्स भी होंगे, जूनियर सीनियर कोई भी होगा, वो उनसे दिखा लिया आई कार्ड कहाँ, तो लड़ने बैठ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में कोई घुस के दिखा दे मुझे बिना किसी उसके, चाहे आप सीनियर कितने भी सीनियर क्यों ना हो, बिना आईडी कार्ड के। तो ऐसी सिक्योरिटी जब हर जगह अवेलेबल हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की वारदात कोई परिंदा भी पर मार जाएगा वहाँ पर। यानी शुरुआत करने की ज़रूरत है, शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो साथियों, AIB पर लेके और एडवोकेट के वेलफेयर में लेके काफ़ी पॉइंटों पर चर्चा हुई। निकल के ये है कि फर्जी वकीलों पर लगाम लगनी चाहिए। कॉलेज के अंदर BCI और स्टेट बार काउंसिल को नज़र रखनी चाहिए, जिससे कि उनको प्रॉपर क्लास अटेंड करें वो, और जो उनको अटेंडेंस सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं वो उनको पढ़ के दिए जाए, ना कि बाहर से बाहर ही अरेंज करा दिए जाएं। तो इन सभी बिंदुओं पे काफ़ी अच्छे से चर्चा हुई। आशा करते हैं दोस्तों हमारी जो चर्चा है उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी और लोग विचार करेंगे इन बातों पे कि जो स्टेट बार काउंसिल और BCI के जो मेंबर्स हैं कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट बनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।